यही है ना? चैप्टर एक तो हमारे आसपास की पढ़ा। यस सर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इसमें पदार्थ। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ क्या है? वे सभी वस्तुएं जिनमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक भार और दूसरा आयतन। देखो, स्थान घेरती है, स्थान घेरने का मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन होता है। दो चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, एक होती है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और एक आयतन। दोनों में क्या अंतर है? क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है? देखो, क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे इस कमरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना? यानी केवल सतह का स्थान लेते हैं कि इस कमरे ने इस सतह पर कितना स्थान घेरा है। अगर हम कोई कॉपी, अगर हम जैसे ये बुक है, इसको हम यहाँ रखते हैं तो इसने इस सतह पर कितना स्थान घेरा हुआ है, ये कहलाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है? और कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, इसने सतह पर कितना स्थान घेरा वो कहलाता है क्षेत्रफल। और आयतन, इसने कुल कितना स्थान घेरा है। जैसे इस कमरे का आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई सतह के क्षेत्रफल के साथ हम ऊंचाई भी ले लेते हैं। लेकिन वायुमंडल में कुल कितना स्थान इसने घेर रखा है, टोटल कितना स्पेस इसने लिया है, वो कहलाता है आयतन। तो अगर वस्तु में दो चीजें हैं, किसी वस्तु में दो चीजें हैं, एक भार दूसरा आयतन, तो वो वस्तु पदार्थ। पदार्थ क्या है? वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं, जिनमें आयतन होता है, जिनमें भार होता है और आयतन होता है, वही पदार्थ कहलाता है। और जितनी भी वस्तुएं आप आसपास देखते हैं या फील करते हैं, हाँ फील करते हैं, जैसे हवा को आप महसूस करते हैं, तो हवा, वायु, वो भी एक पदार्थ। जो भी वस्तुएं अपने आसपास आप जो भी देख रहे हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है, ठोस, द्रव, गैस किसी अवस्था में है, वो सारी वस्तुएं पदार्थ। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है? तो पदार्थ क्या है? वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती है, यानी इनमें आयतन होता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है? पदार्थ की मूल अवस्थाएं तीन होती हैं, इसके अतिरिक्त दो अन्य अवस्थाएं भी होती है, कहलाती है प्लाज्मा और दूसरी कहलाती है फ्री यानी बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है? दो मुख्य अवस्थाएं, तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं, इनको हम कहते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं, तीन मुख्य अवस्थाएं, और ये क्या कहलाती हैं? ठोस, द्रव। ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है? इन तीनों चीजों को जानने के लिए देखो हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आकार और एक होता है आयतन। आयतन जान जो कोई बताया था, स्थान, जितना स्थान घेरती है वो आयतन कहलाता है। ठोस के लिए आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आप कोई भी ठोस देखिए, किसी प्रकार का, लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, लोहा है, जितने भी ठोस हैं, उनका एक निश्चित आकार है, वो आकार बदलता नहीं है। आप किसी भी, इसको हम हाथ में पकड़े हैं तो भी ये इस आकार में, रख देते हैं तो भी इसी आकार में, ऐसा तो नहीं रखने से इसका आकार बदल गया हो, है ना? इसका आकार फिक्स है। यानी ठोस क्या होते हैं, उनको आप कहीं भी रखें, उनका आकार और आयतन दोनों हमेशा निश्चित रहते हैं। ठीक है? इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, वो ठोस है। लेकिन द्रव, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। आप जिस बर्तन में द्रव को डालेंगे उस बर्तन का आकार है। आप एक जग पानी लीजिए, जब तक वो जग के अंदर है तब तक उसने जग का आकार ले रखा है। ठीक है? तब तक उसने अपने जग का आकार ले रखा है। जो भी जग है, जैसा भी बना है, उसने अपने जग का आकार ले रखा है।
ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको किसी अन्य पात्र में, किसी बाल्टी में डालोगे, क्या वो जग के आकार में ही रहेगा? उसका ये जो आकार था वो चेंज हो जाएगा और वो बाल्टी के आकार में। जैसे ही उसे किसी भगोने के आकार में भगोने में डालोगे तो उस भगोने के आकार में, मतलब जिस पात्र में डालोगे रहेगा उतना ही। अगर ये 1 जग पानी था तो बाल्टी में डालने से 1 बाल्टी नहीं हो जाएगी, कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, इतना इसमें। अगर इसमें मान लिया 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, तो इस बाल्टी में भी वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बाल्टी में डालने से वो 1.5 लीटर हो जाए, हो सकता है बाल्टी में डालने से वो 2 लीटर हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो ये बाल्टी बहुत काम की है। कोई भी चीज उसमें 1 लीटर डालो 2 लीटर निकले, है ना? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि द्रव का आयतन निश्चित है, उसने जितना स्थान घेरा है, जो उसका आयतन है वो निश्चित है, वो नहीं बदलेगा। 1 लीटर आयतन था वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसे आप किसी भी पात्र में डालें, लेकिन आकार बदल जाएगा। तो आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है, ठीक है। और गैस के लिए ना तो आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित। आप एलपीजी का एक सिलेंडर जिसमें गैस भरी हुई है, छोटा सिलेंडर लिया, मान लीजिए उसमें 3 किलो गैस भरी हुई थी, 3 किलो वाला छोटा सिलेंडर था और उसमें 3 किलो गैस पूरी भरी हुई है। तो जब तक वो गैस उस सिलेंडर के अंदर है, जब तक वो गैस उस सिलेंडर के अंदर है, तब तक वो उसने उस सिलेंडर का आकार ले रखा है, तब तक उसने उस सिलेंडर का आकार ले रखा है, ठीक है। इसी तरह का तो जब तक वो सिलेंडर के अंदर, तो उसने सिलेंडर का आकार ले रखा है। और जैसे ही सिलेंडर के नोजल को हम यहाँ से लीक करते हैं, खोल दें, ठीक है, खोल दें, रेगुलेटर को ऑन करते हैं, तो क्या होगा? इसके अंदर की जो गैस है वो निकलेगी और कहाँ जाएगी? उस पूरे कमरे में भर जाएगी। यानी जो इस गैस जो इस सिलेंडर के अंदर थी, जिसने केवल इस सिलेंडर का आकार और इसका आयतन घेर रखा था, इसी के आकार में थी और इसी के आयतन में थी, जितना इस सिलेंडर का आयतन हो। अब जैसे इस कमरे में भरी, पूरे कमरे का आकार ले लिया, आकार बदल लिया, पूरे कमरे का आयतन ले लिया। आप गैस नहीं तो एक परफ्यूम जिस बोतल के अंदर है, स्प्रे इस बोतल के अंदर है, उसने उसका आकार ले रखा है, उतना ही स्थान घेरा हुआ है। लेकिन जैसे आप उसके नोजल को रिलीज करते हैं, प्रेशर उसको दबा करके गैस बाहर निकालते हैं, वो प्रेशर जैसे ही रिलीज होता है और गैस यानी गैस रूप में जो वो स्प्रे बाहर निकलता है, तो निकलते पूरे कमरे में सुगंध फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इसने पूरे कमरे का आकार ले लिया। तो न तो आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। तो यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं, ठोस क्या है? वे पदार्थ, यह पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो क्या कहेंगे? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। तमाम एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ठीक है। लोहा, लकड़ी, कांच, है ना, पत्थर, ईंट, ये सब क्या है? तो ठोस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाती है। द्रव क्या है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है, वो अवस्था द्रव कहलाती है। जैसे जल, तेल, पेट्रोल, डीजल, पानी का जल, ठीक है। जितने भी लिक्विड स्टेट हैं, दूध है, तेल है, जल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सभी क्या है? द्रव। और इन सबका आकार अनिश्चित होता है, जिस पात्र में डालोगे उसका आकार लेगा, लेकिन आयतन निश्चित है, जितना लिया है उतना ही रहेगा उसके किसी पात्र में, ठीक है। हाँ, कुछ पदार्थ जैसे पेट्रोल है, सामान्य ताप पर वाष्पित हो जाता है। जब ज्यादा बार आप इसे बार पात्रों में बदलोगे तो कुछ मात्रा उसकी वाष्पित होगी, तो वहां से कुछ घट जाएगा। लेकिन अगर उसकी वाष्प की मात्रा ना बदले तो आयतन निश्चित, ठीक है। गैस, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अपने आकार और आयतन दोनों पात्र के अनुसार चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैसे धुआं, जल वाष्प, है ना, वायु, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तमाम जैसे कोई भी ले सकते हो। ये सभी पात्र के अनुसार अपना आकार और आयतन परिवर्तित
तो पदार्थ और पदार्थ की तीन अवस्थाएं समझ में आई। इसके बाद चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ के कण, पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनिक अवस्था में पहुंच जाते हैं, आयनिक स्टेट में चेंज हो जाते हैं, वो प्लाज्मा। ठीक है, तो अब इसके बाद पदार्थ की अणुओं के मध्य की स्थिति पर विचार करें। ठीक है, क्या बेटा? पदार्थ के अणुओं के बीच की स्थिति जैसे अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक बल और अंतराण्विक गति। क्या है ये? देखो, अंतराण्विक स्थान क्या है? नाम समझ में आ रहा? अंतराण्विक, अंतराण्विक यानी उस पदार्थ के अणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान है उसको कहते हैं अंतराण्विक। पदार्थ के अणु जैसे आपने देखे ठोस फिर बहुत पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि वो अपना स्थान नहीं बदल पाते हैं। जिस आकार में है पदार्थ उसी आकार में बना है, उसका आकार भी चेंज नहीं हो रहा है ना? तो कह सकते हैं कि उसके अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम, बहुत कम, लगभग शून्य। ठीक है, तो अंतराण्विक स्थान क्या है? पदार्थ के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अंतराण्विक स्थान है। आप एक गिलास जल लें, पानी लें, और उसमें जैसे आपने एक गिलास में पानी लिया और पानी लेने के बाद उस गिलास में निशान लगा दो कहां तक हमने पानी, यहाँ तक हमने पानी लिया, इस पानी को पानी में मिला, निशान लगा दो कहां तक पानी। इसके बाद इस गिलास में हमने 2 चम्मच चीनी डाली। अब बेटा यहाँ तक हमने पानी ले रखा था पहले से, अब हम चीनी यूज कर रहे हैं। 2 चम्मच चीनी जो हमने ली है उसमें कुछ ना कुछ स्थान तो घेर रहा, चीनी का भी आयतन है, पदार्थ है, स्थान तो घेरेगा। हम जैसे इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ क्षण के लिए इस पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आप इस चीनी को घोल दें और जब ये चीनी पूरी तरह से मेल्ट होगी, घुलेगी, तो आप फिर ध्यान देंगे तो जल का स्तर वापस उसी अवस्था में आ जाएगा जहां पर चीनी कहां गई। अगर हमने 2 चम्मच चीनी ली थी तो वो चीनी गई कहां? हाँ, वो इस जल के अणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान था उनके बीच में चीनी घुल करके मेल्ट होकर के और वो जल के अणुओं के बीच के रिक्त स्थान में समाहित हो जाती है। इसका मतलब कि जल के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान था। ठीक है, अंतराण्विक स्थान, पदार्थ के अणुओं के बीच का रिक्त स्थान अंतराण्विक स्थान कहलाता है। ठोस में यह स्थान सबसे कम होता है। आप लोगों ने देखा होगा किताब में एक चित्र बना होगा इस तरह का, जिसमें ठोस के अणु बहुत पास पास बने होंगे, बहुत पास पास, इनके बीच का स्थान लगभग शून्य है ना? ये क्या है? ठोस के अणु इतने पास पास है कि इनके बीच का रिक्त स्थान लगभग शून्य है। ठीक है, और जल के अणु कुछ दूर दूर होंगे, इनके बीच में रिक्त स्थान है। ठीक है, ये रिक्त स्थान है। और गैस के अणु बहुत दूर, बहुत दूर, उनके बीच में सबसे अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस, इन्हीं अगर तीनों की तुलना करें तो अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है गैस में और सबसे कम होता है ठोस। तो अंतराण्विक स्थान के आधार पर हम ठोस द्रव गैस को लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? आरोही क्रम में लगाएं अगर तो सबसे अधिक होगा, सबसे कम होगा ठोस में, ठोस से अधिक होगा द्रव में, द्रव से अधिक होगा गैस। ठीक है, सबसे कम ठोस अंतराण्विक स्थान, सबसे अधिक गैस, द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक और गैस की अपेक्षा कम। ठीक, तो अंतराण्विक स्थान समझ में आया। पदार्थ के अणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो अंतराण्विक स्थान कहलाता है। ठोस में सबसे कम होता है जिसके कारण ठोस का आकार निश्चित होता है, चेंज नहीं हो पाता है। और गैस में यह स्थान सबसे अधिक होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत
कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इनके बीच में जो गति है सबसे अधिक होती है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इनके बीच का स्थान एक दूसरे से अधिक होता है। ठीक है, इसी स्थान को कहते हैं अंतराणविक बल। अंतराणविक बल पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ध्यान देना, आकर्षण बल, नॉट प्रतिकर्षण। केवल अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स नहीं लेंगे, ठीक है, केवल आकर्षण बल अंतराणविक बल कहलाता है। हाँ, प्रतिकर्षण हमने क्यों बताया, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पदार्थ जो है वो 3 मूल कण होते हैं। प्रत्येक पदार्थ का जो छोटे छोटा परमाणु कहलाता है, वो 3 मूल कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जिनमें 2 विपरीत आवेश के कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिनमें समान आवेश भी होता है, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन तो समान आवेश के नीचे प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उन मूल कणों की बात नहीं करते, ठीक है, पदार्थ के अणुओं की बात कर रहे हैं, पदार्थ के कणों की बात कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात कर रहे हैं। और इन एटम्स के अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, जिस बल से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उसको कहते हैं अंतराणविक बल। यह बल 2 प्रकार का होता है, एक कहलाता है आसंजक बल और दूसरा कहलाता है ससंजक बल। एक कहलाता आसंजक, एक कहलाता ससंजक। आसंजक और ससंजक क्या है? आसंजक असमान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला। असमान पदार्थ के अणु, जैसे हमने एक गिलास पानी में हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी घोल दी थी, तो उस पानी के अणुओं और चीनी के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो कहलाएगा आसंजक। एक गिलास में हमने जल लिया, कांच का गिलास था, उसमें हमने पानी भरा, तो कांच के जो अणु है, गिलास की सतह कांच की है, तो कांच और पानी के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण जल उस कांच को भिगो रहा है, गिलास भीग रहा है, वो किसके कारण लग रहा है? आसंजक बल। तो विभिन्न पदार्थों, जरूरी नहीं कि उसमें घुला है तो ही, आप अपने हाथ पर पानी रखते हैं, आपका हाथ भीग जाता है। क्यों भीग जाता है? क्योंकि आपके त्वचा और जल के अणुओं के बीच भी आकर्षण बल लग रहा है, यही बल लगता है आसंजक। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो आसंजक बल कहलाता है, और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। यानी अगर हमने जल लिया तो जल और जल, उसमें जितने भी अणु हैं जल के, उन सभी जल के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो कहलाएगा ससंजक बल। ठीक है, एक समान प्रकार के अणु है, समित समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणविक बल ससंजक बल कहलाता है। अमित असमान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतराणविक बल है, जो आकर्षण बल है, वो आसंजक। ये समझ में आया? अब इस बल की बात करते हैं, ठोस द्रव गैस में किस तरह से लगता है। देखो इस चित्र से ही आप समझ सकते हो कि ठोस पर पास है। क्यों पास है? इनके बीच का अंतराणविक स्थान सबसे कम क्यों है? क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक, स्थान सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल अधिक लगता है। अगर आकर्षण बल कम होता तो उनके बीच का स्थान अधिक होता, ये अणु एक दूसरे से दूर हो जाते, उनके बीच में स्थान बढ़ जाता। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल, चाहे वो आसंजक हो या ससंजक हो, अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है, और गैस के अणुओं के बीच यह बल अंतराणविक बल सबसे कम है। जल के अणुओं के बीच लगता तो है, लेकिन ठोस से अधिक, गैस से कम। इतना नहीं है कि ठोस के अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकते। चलिए इसको समझाने से पहले अंतराणविक गति की बात करते हैं, उसके बाद इस पर डिटेल बात करते हैं। अंतराणविक गति क्या है? पदार्थ के अणुओं के मध्य होने वाली गति अंतराणविक गति कहलाती है। पदार्थ के अणुओं के मध्य होने वाली गति अंतराणविक गति। देखो, क्या ठोस के अणु गति करते हैं? क्या ठोस के अणु गति करते हैं? नहीं करते ना। द्रव के करते हैं? करते हैं। गैस के भी करते हैं। आप लोगों ने गैस के अणु स्वतंत्र गति देखना चाहते हो तो छोटा सा एग्जांपल, आप किसी अगरबत्ती धूपबत्ती को जलाइए, उसका जो धुआं निकलेगा, जो स्मोक उत्पन्न होगा, आप उस पर विचार कीजिए। वो धुआं जहां से उत्पन्न हो रहा है, वो उत्पन्न होने के बाद वायु में इस तरह से गति करते हुए विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है।
यानी कि धुआं जो यहाँ से उत्पन्न हुआ वो वायु के ऊपर, वायु के अणुओं के साथ मिलकर के और उसके साथ अपने रूप में गति कर रहा है, क्योंकि गैस संबंध रूप में कहीं भी किसी दिशा में गति कर सकती है, उसके अणु किसी दिशा में गति कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्यों गति करते हैं, किस आधार पर करते हैं, वो क्या है वायुमंडलीय, ठीक है। तो गैस के अणु स्वतंत्र रूप में गति कर सकते हैं, ठोस के अणु गति नहीं करते हैं, द्रव के अणु गति करते हैं, लेकिन ठोस से अधिक और गैस से कम, यानी एक दूसरे से बंधे हुए। द्रव और गैस के अणु दोनों बह सकते हैं, दोनों में बहने का गुण होता है, दोनों फ्लो करते हैं, इसलिए दोनों को मिलकर के तरल कहते हैं। तरल पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है, जिनमें द्रव की है और गैस की है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, द्रव और गैस में क्या अंतर है? देखो, द्रव का बहना और गैस के बहने में अंतर है। गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, बिना किसी से बंधे हुए कहीं भी जा सकते, लेकिन द्रव के अणु एक दूसरे से बंधे हुए। जैसे अगर कहीं पानी भरा हो, अब वो देखो वो फर्श में पानी पड़ा है, और पानी में अगर हम कहीं से कोई एक लाइन इस तरह से करते हैं, ठीक है, ठीक हाथ पर पानी जा रहा है, आपने क्या किया, धीरे से आपने, सबने किया होगा खेल में, ये खेल 99% सबने किया होगा। पानी भरा होगा तो आपने धीरे से लाइन इस तरह कर दी, तो होता क्या है, धीरे धीरे होता है, पानी पीछे पीछे निकल जाता है। क्यों निकल गया? क्या हमने सारे पानी को खींचा था? क्या किया था, केवल पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हमारे हाथ की उंगली के संपर्क में आए थे, उनको टच करके हमने इस तरह से खींच लिया, उनको ही तो गति दिशा दी थी, उनको ही तो हमने गति कराई थी। फिर पीछे पीछे सारा पानी क्यों निकल गया? क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल्स, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे हुए थे, उनके बीच में एक अंतराणविक बल लग रहा था, जिसके कारण उनके मध्य गति हुई, और वो गति एक दूसरे से बंधी हुई। ये तीनों पॉइंट एक साथ समझोगे तो समझ आएंगे। अंतराणविक बल के कारण जल के अणु एक दूसरे से बंधे हुए थे, इसीलिए वो एक दूसरे से बंधे हुए उस एक दिशा में गति करते थे। उनमें गति थी, गति कर सकते थे, लेकिन बल इतना नहीं था कि वो गति ना कर सकें। गति कर सकते थे, लेकिन